कैंडलस्टिक चार्ट देखा था, बार चार्ट देखा था, और उसके अलावा हमने लाइन चार्ट देखा था। देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है और किस तरीके से हम उसको काम में लेते हैं, लेवल्स कैसे निकाले जाते हैं। उसके बाद कैंडलस्टिक एनालिसिस वाला सेशन था, और प्रीवियस सेशन जो हमारा था वो था इंडिकेटर्स के ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो 3 टेक्निकल एनालिसिस थी के सेशंस थे, उसको आपने यूज किया होगा और प्रैक्टिस भी करी होगी। आज हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। जो आज का सेशन हमारा रहेगा वो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर है। जैसे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो मेन चीज है वो है चार्ट, और चार्ट पे बनने वाले जो भी अलग अलग पैटर्न्स हैं, कैंडल्स है, कैंडल्स के पैटर्न्स हैं, इसके अलावा इंडिकेटर्स हैं। मतलब कुल मिला के जो टेक्निकल एनालिसिस होती है वो मैथमेटिकल बेस्ड एनालिसिस होती है। ठीक है, लेकिन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम कहेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस, जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो पूरी तरीके से बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर। मतलब देखिए, यहाँ जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, वो ट्रेडिंग किसके ऊपर कर रहे हैं? हम अलग अलग कंट्री की करेंसी के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंट्री की जो करेंसी है वो कैसे काम करती है, यानी वो बढ़ती और घटती किस बेसिस पर है? तो वो बेसिस होता है उस कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर। अगर उस कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो वो भी कंट्री की करेंसी भी ग्रो करेगी। तो इसी तरीके से ये सारी चीजें चलती हैं। तो अब हम फंडामेंटल एनालिसिस में ये देखेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे डेटा है, कौन कौन सी ऐसी न्यूज है जिसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर पड़ता है, और कैसे पड़ता है वो भी आपको पता लगेगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव। तो वो आज के सेशन में हम कवर करें। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक कैलेंडर के बारे में। देखिए, एक कैलेंडर होता है जो जनरली हम लोग घर में यूज करते हैं। ठीक है, घर में लोग कई तरीके से यूज करते हैं। जैसे कई बार वो तिथि वार त्योहार देखने के लिए करते हैं, कई लोग दूध का हिसाब भी उसके ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो कैलेंडर जो हम लोग देखते हैं वो एक जनरल कैलेंडर होता है, और मैं जो आपको बात कर रहा हूँ वो कैलेंडर है इकोनॉमिक कैलेंडर। इकोनॉमिक कैलेंडर का मतलब ये है कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर कौन सी टाइम पे, कौन सी डेट पर, कौन सा कंट्री का कौन सा इकोनॉमिकल डेटा आने वाला है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा भी सही कि वो कहाँ पे देखना है, कैसे देखना है, वो भी बताऊंगा। फिलहाल अभी ये समझिए कि इकोनॉमिक कैलेंडर में हम क्या चीजें देखते हैं। तो आज का शेड्यूल क्या है, कौन कौन सी कंट्री के कौन कौन से फाइनेंशियल डेटा आने वाले हैं, वो आपको वहां पे दिखते हैं। उसे इकोनॉमिक कैलेंडर कहा जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक कैलेंडर कुछ इस तरीके से दिखता है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है कि कौन कौन से डेटा है। देखिए, इकोनॉमिक कैलेंडर में बहुत सारे डेटा आते हैं, लेकिन हर डेटा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कुछ डेटा होते हैं जिनके इम्पैक्ट जो होते हैं वो लो होते हैं, किसी के मीडियम होते हैं, किसी के हाई इम्पैक्ट होते हैं। तो हमें ध्यान देना है केवल हाई इम्पैक्ट डेटा के ऊपर, कि जिसका इम्पैक्ट ज्यादा हो। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं जो मैं बता रहा हूँ, उन चीजों को केवल ध्यान में रख लें तो आपको पूरी तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहला होता है इंटरेस्ट रेट डिसीजन बाय सेंट्रल बैंक्स। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमने जब फॉरेक्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात करी थी तब मैंने आपको सेंट्रल बैंक के बारे में बताया था, और वहां बताया था कि कैसे इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा करके कोई भी कंट्री अपनी इकोनॉमी को एक तरीके से अच्छे लेवल पे लेकर आ सकती है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, और सबसे हम कह सकते हैं कि वॉलेटाइल होता है। मतलब ये डिसीजन होता है, वो जब भी होगा तब मार्केट में उसी टाइम पे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट होगा, एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं वॉलेटिलिटी जनरेट होती है, जिस कारण से ये सारी चीजें होती है। अब इंटरेस्ट रेट किसी एक कंट्री की नहीं होती। इंटरेस्ट रेट हम जिन जिन कंट्रीज की करेंसी पे काम करेंगे सभी कंट्रीज की होती है, तो सभी का कॉमन डेटा है। कॉमन मतलब ये हर कंट्री का अपना अलग आता है। ठीक है, जैसे यूएस का इंटरेस्ट रेट डिसीजन अलग होगा क्योंकि वो यूएस की सेंट्रल बैंक करती है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक का डिसीजन होगा इंटरेस्ट रेट, वो करता है। इसके अलावा फेडरल फेडरल रिजर्व बैंक जो यूएस का है,
रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया वो एयूडी के बारे में निर्णय लेता है। ऐसे करते करते सारी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक है जो कि ये चीजें करते हैं। ठीक है, जिसमें मेन कौन कौन से आ गए, तो बैंक ऑफ जापान आ गया, फेडरल रिजर्व बैंक जो कि यूएस का है, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो कि यूके का है, उसके अलावा यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो यूरोप का है, बैंक ऑफ कनाडा कनाडा का है, और सबसे बड़ा स्विस नेशनल बैंक जो स्विट्जरलैंड का है। तो ये सारी सेंट्रल बैंक्स होती है। सेंट्रल बैंक्स कौन सी होती है इतना आपको पता होगा, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, सेंट्रल बैंक यानी बैंकों का बैंक, वो बैंक जो कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है और उस कंट्री के अंदर जो रुपीस की डिमांड और सप्लाई है उसको मैनेज करती है। जैसे इंडिया के अंदर आरबीआई, उसी तरीके से अलग अलग कंट्री की अलग अलग सेंट्रल बैंक्स होती है। तो पहला हो गया ये। दूसरा होता है इन्फ्लेशन। देखिए, सीधी सी बात है कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर महंगाई होती है तो उस कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है वो कम हो जाती है। ठीक है, जनरली मैं आप लोगों से पूछूंगा कि महंगाई क्या होती है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि सर कीमतें बढ़ जाती है तो पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं, वो महंगाई होती है। तो देखिए, ये जनरल टर्म्स में अगर हम महंगाई को हम अगर इस तरीके से देखते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, सही है। लेकिन जहाँ कमर्शियल टर्म आती है, जहाँ इकोनॉमिकल टर्म आती है, वहां पर महंगाई को इस तरीके से नहीं कहा जाता है। महंगाई जो आती है उसका बेसिक रीजन ये होता है कि जब देश में पैसे की मात्रा या रुपये की मात्रा जब बढ़ती है तब उसकी कीमत जो होती है वो घट जाती है। ठीक है, जैसे अगर पैसा बहुत ज्यादा अगर कंट्री के अंदर आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि रुपीस की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक पेन है। एक पेन आज से 2 साल पहले भी 2 रुपए में मिलता था, आज भी 2 रुपए में मिलता है। ठीक है, पेन के अंदर वही चीज है, वही उसका रॉ मटेरियल है, वही उसकी मतलब ग्रिप है, हर चीज सेम है। लेकिन 2 साल पहले हम 2 रुपए में खरीदते थे, आज उसका प्राइस अगर 5 रुपए या 3 रुपए हो गया है, तो क्यों हो गया है? पेन तो वही है। तो देखिए, उसके पीछे रीजन ये होता है कि रुपये की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे घटती जाती है। अब जब जब भी ये रुपये की वैल्यू घटती है हमको पैसा ज्यादा देना पड़ता है। पहले जो चीज 2 रुपए में मिलती थी अब उसके हमको 3 रुपए चुकाने पड़ते हैं। तो ये चीज आती है इन्फ्लेशन के थ्रू। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अब उसी इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है कि कंट्री की करेंसी कम होती है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया के रुपये में अगर गिरावट आ गई और महंगाई आ गई, तो महंगाई आई मतलब हमको पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, मतलब ये हो गया कि हमारे रुपये की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। तो इन्फ्लेशन जब जब भी आती है किसी भी कंट्री में तो उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी की वैल्यू जो है वो गिर जाती है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन डेटा ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा। अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा कहा जाता है। जब जब भी ये आता है तो मार्केट में 50 पीप 100 पीप का मूवमेंट आता ही है। उसके बाद होता है एम्प्लॉयमेंट डेटा। अब एम्प्लॉयमेंट डेटा की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है भाई, बेरोजगारी दर। अगर बेरोजगारी दर किसी कंट्री के अंदर ज्यादा है, ठीक है, तो मान के चलो वो कंट्री कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि देखिए, बेरोजगारी ज्यादा है, ऑब्वियसली इंसान अपने को जिंदा रखने के लिए वो कुछ तो करेगा। तो वो गलत काम भी करेगा, वो क्राइम भी करेगा। इससे क्या होता है कि इकोनॉमी को नुकसान होता है, इवन कंट्री को भी नुकसान होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा अगर किसी भी कंट्री का बढ़ता है तो वो उस कंट्री के लिए खराब है। ठीक है, वो खराब है। तो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर ये बढ़ेगा तो उस कंट्री की करेंसी जो है वो माइनस में जाएगी, और अगर ये कम होगा तो वो कंट्री के लिए पॉजिटिव है। उसके बाद है इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे जीडीपी। देखिए, जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा पैमाना है अपनी अर्थव्यवस्था को नापने का। आपको याद होगा अभी थोड़े टाइम पहले ही इंडिया का जीडीपी आया था पिछले साल का, जो कि बहुत अच्छा जीडीपी रहा था। तो इंडिया ग्रो कर रहा है वो कैसे पता लगता है? तो वो जीडीपी से पता लगता है। तो केवल इंडिया ही नहीं, दुनिया की कोई भी कंट्री अगर ग्रो करेगी तो वो जीडीपी से पता लगता है। तो इस कारण से क्या होता है, जीडीपी जो है डेटा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। अगर जीडीपी का डेटा आता है और अगर वो बढ़ के आता है तो बढ़ के आने पर क्या होता है, वो पॉजिटिव कहलाता है उस कंट्री की करेंसी के लिए। और अगर कम होता है तो नेगेटिव कहलाता है। उसके बाद है रिटेल सेल्स। देखिए, किसी भी कंट्री में अगर रिटेल सेल्स ज्यादा होती है, रिटेल सेल्स में मतलब कि जो भी हम शोरूम से खरीदते हैं या जो भी हम शॉप से खरीदते हैं, जो भी सामान होते हैं, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल हो या किसी भी तरह का सामान हो, वो सारे सामान को रिटेल सेल्स का एक डेटा आता है, उसमें काउंट किया जाता है। अब रिटेल सेल्स का डेटा अगर मान लीजिए ज्यादा है,
ज्यादा आय का मतलब कि सेल ज्यादा हुई। अब सेल ज्यादा क्यों होगी? तो देखिए सीधी सी बात है, लोगों के पास पैसा होगा तो ही उनके पास खर्चने के लिए भी होगा। तो परचेजिंग पावर पता लगती है रिटेल सेल्स से। अगर रिटेल सेल्स बढ़ती है तो दैट मीन्स वहां के लोगों के पास पैसा खर्चने के लिए अवेलेबल है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अगर रिटेल सेल्स बढ़ती है तो उस कंट्री की इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होता है, और अगर रिटेल सेल्स घटती है तो उस कंट्री की इकोनॉमी के लिए नेगेटिव होता है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखिए किसी भी कंट्री की ग्रोथ अगर हमको देखनी है ना, तो वहां पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखना जरूरी है। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो उस कंट्री में बहुत बेनिफिट होता है। एक तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को एक्साइज में फायदा होता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो लोग ज्यादा लोगों को काम पे रखते हैं, ठीक है। काम पे रखेंगे तो लोगों को पैसा मिलेगा, तो वो भी एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है दैट मीन्स कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर पा रहे हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा अगर पॉजिटिव आएगा तो ये भी उस कंट्री की करेंसी के लिए पॉजिटिव गिना जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कुछ सर्वे होते हैं। देखिए सर्वे का मतलब क्या होता है कि देखिए गवर्नमेंट कोई भी नीति नियम या कायदा, ठीक है, अगर लागू करती है तो उसको टेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट खुद नहीं जाती। मतलब कि क्या ये कानून सही है, क्या यहाँ पे सुविधा मिल रही है, क्या बिजनेसमैन के लिए हमने जो फैसिलिटी दी है वो सही है या नहीं है, तो गवर्नमेंट नहीं जाती। उसके सर्वे होते हैं। सर्वे होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल एजेंसीज उस सर्वे को कराती है। अब कुछ सर्वे कैसे होते हैं कि एक होता है बिजनेस सेंटीमेंट सर्वे, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, तीसरा होता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का। देखिए बिजनेस सेंटीमेंट सर्वे जो होता है वो बिजनेसमैन और बिजनेस कंडीशंस के ऊपर किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सर्वे मतलब कि जो इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके ऊपर किया जाता है। और तीसरा होता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, मतलब ये किया जाता है आम लोगों पे जो कि कंज्यूमर्स होते हैं, उपभोक्ता, ठीक है। तो उन पे किया जाता है। अब ये सर्वे जितने भी है ना, ये सर्वे अपने अपने एरिया के बारे में बताते हैं। अगर ये सर्वे पॉजिटिव है तो उस कंट्री की करेंसी के लिए पॉजिटिव होता है, और अगर ये सर्वे नेगेटिव है तो ये बताते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी जो नीतियां हैं वो सही काम नहीं कर रही है, तो इन पॉलिसीज में चेंजेस लाना है। तो इस कारण से ये सर्वे अगर नेगेटिव हुए तो उस कंट्री की करेंसी के लिए भी नेगेटिव गिना जाता है। अब ये सर्वे भी हर महीने होते हैं। ये जितने भी डेटा आपको मैं बता रहा हूँ ये सारे डेटा जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कॉमन डेटा है। मतलब हर कंट्री की करेंसी में या हर कंट्री इस डेटा को जारी करती है। उसके बाद है हाउसिंग डेटा, जिसमें सेल्स और कंस्ट्रक्शन दोनों आ गए। हाउसिंग डेटा देखिए किसी कंट्री की अगर ग्रोथ देखनी है तो वहां का रियल एस्टेट मार्केट देख लो आप, पता लग जाएगा। अगर रियल एस्टेट बूम कर रहा है मतलब लोगों के पास पैसा है और वो पैसा मार्केट में आ रहा है तभी वो बूम कर रहा है। तो हाउसिंग डेटा में सेल्स और कंस्ट्रक्शन दोनों गिने जाते हैं। अगर ज्यादा कंस्ट्रक्शन परमिट मिल रही है तो वो भी पॉजिटिव है, सेल अगर हो रही है तो भी पॉजिटिव है उस कंट्री के लिए। उसके बाद आता है ट्रेड बैलेंस। देखिए जैसे इंडिया हो गया या वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हो गई, वो हमेशा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करती है। इंपोर्ट मतलब बाहर से सामान अपने कंट्री में मंगवाना, और एक्सपोर्ट मतलब अपनी कंट्री से सामान दूसरे देशों में भेजना। तो ट्रेड बैलेंस का मतलब यहाँ पे जो है ना वो दो तरह से होता है। देखिए ट्रेड बैलेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस का मतलब ये कि अगर इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट ज्यादा हो, मतलब माल हम भेजेंगे ज्यादा और मंगवाएंगे कम, तो वो पॉजिटिव कहा जाता है। क्योंकि जब हम माल बेचते ज्यादा है ना तो फॉरेन करेंसी की हमको इनकम होती है एक तरीके से, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तब। तो इसलिए उसको पॉजिटिव गिना जाता है, तो इसलिए पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस कहा जाता है। और उसी की जगह जब उल्टा हम करते हैं नेगेटिव ट्रेड बैलेंस, कि जिसमें हम माल भेजेंगे कम और मंगवाएंगे ज्यादा, ठीक है, तो इंपोर्ट ज्यादा होता है, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव है। मतलब पैसा हमको आएगा कम, हमको देना ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। आप में से किसी को पता है कि इंडिया का ट्रेड बैलेंस कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर किसी को पता है तो चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि इंडिया का ट्रेड बैलेंस कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हर कंट्री के ट्रेड बैलेंस होते हैं, तो इंडिया का ट्रेड बैलेंस कैसा है? हर्षवर्धन गहलोत जी कह रहे हैं सर नेगेटिव। चलिए ठीक है, और बताइए कोई। राजू जी कह रहे हैं पॉजिटिव है, सनी जी कह रहे हैं पॉजिटिव है, रंजीत कुमार जी कह रहे हैं नेगेटिव है, ठीक है।
देखिए 517 लोग हैं, जिसमें से केवल 5 लोगों का मेरे पास रिप्लाई आया है। तो ठीक है, मतलब दोनों की मिक्स है। कई लोग कह रहे हैं पॉजिटिव है, कई लोग कह रहे हैं नेगेटिव है। देखिए मैं बता देता हूँ, इंडिया का ट्रेड बैलेंस, हमारा ये जो दुर्भाग्य है कि हमारा ट्रेड बैलेंस कभी भी आज तक पॉजिटिव नहीं रहा है। ठीक है, आज तक हमारा ट्रेड बैलेंस कभी पॉजिटिव नहीं रहा है। ठीक है। पहली चीज तो ये कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो तो उतना अच्छा नहीं है। लास्ट 15 साल से थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, तो अब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करने लगे। एक्सपोर्ट हमारे नो डाउट ज्यादा होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो चोट हमको पहुंचती है वो पहुंचती है क्रूड ऑयल की। हम हमारी जरूरत का टोटल 85% क्रूड ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करते, वो इंपोर्ट करते हैं। चाहे वो सऊदी अरेबिया से करो, चाहे वो यूएस से करो, चाहे यूएई से करो, चाहे रशिया से करो। ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो पाता है। रीजन केवल एक ही है, वो है हमारा क्रूड ऑयल। अब दुनिया भर की जनता है यहाँ पे, दुनिया भर की मतलब दुनिया में नंबर 1 तो हम हो ही गए। तो इतनी जनता है। अब अगर आपको एनर्जी यानी ऊर्जा चाहिए तो विदाउट क्रूड ऑयल की ऊर्जा नहीं मिलेगी। ठीक है। इसलिए इंडिया का ट्रेड बैलेंस हमेशा नेगेटिव ही रहता है। ठीक है, इसलिए ये हमारी कंट्री की करेंसी के लिए खराब भी कहलाता है। ठीक है। चलिए, तो एटलीस्ट इस डेटा से आप ये समझ गए होंगे कि मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। थोड़ा प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया। चलिए, तो ये हो गए डेटा जो हर कंट्री के आते हैं, चाहे आप यूएस के देखो, चाहे आप यूरोप का देखो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया का देखो, चाहे आप जापान का देखो। हर कंट्री में ये डेटा आता है। ठीक है। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो कि कंट्री की करेंसी को इफेक्ट डालती है, चाहे डायरेक्टली देखो या इनडायरेक्टली फर्क पड़ता है। ठीक है। अब उसमें से कौन कौन सी चीजें हैं, तो देखिए पहला है पैंडेमिक। पैंडेमिक अभी हमने लास्ट देखा ही है, 4 साल पहले कोविड आया था। कोविड आया था तो किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके की कोई चीज हो पाएगी। लेकिन कोविड आया, पूरी दुनिया एक तरीके से कह सकते हो तो शटडाउन हो गई थी, बड़ी बड़ी इकोनॉमियां बंद हो गई थी, सारे ट्रैवलिंग बंद हो गए थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ठप थी, सब चीजें ठप थी, लोग अपने घरों में थे। तो जब ऐसी चीजें होती है तो इकोनॉमी तो काम कर ही नहीं रही है ना, आप पैसा जनरेट कैसे करोगे बताइए। तो सारी चीजें ठप पड़ गई थी, तो ठप जब पड़ जाती है तो कंट्री की करेंसी की वैल्यू डाउन होगी। तो पेंडेमिक अगर इस टाइप से आता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद आता है नेचुरल डिजास्टर्स। देखिए नेचुरल डिजास्टर कुछ भी हो सकता है, बाढ़, भूकंप, सुनामी, इस तरीके की चीजें जो होती है वो नेचुरल डिजास्टर्स में आती है। आपने सुना होगा जापान के अंदर जब सुनामी आई थी तो लगभग 40% जो जापान था वो सीधा इफेक्ट हो गया था। ठीक है। अब आप सोच सकते हैं 40% जापान अगर इफेक्टिव हो गया था तो वापस से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में कितना पैसा खर्च करना पड़ा होगा, तो जाके वो वापस से रिवाइव कर पाएंगे। तो देखिए ये जो खर्चा है ये फालतू का खर्चा ही होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए नेचुरल डिजास्टर आता ही नहीं तो ये खर्चा करना ही नहीं पड़ता, उस पैसे को किसी और जगह लगाया जाता है प्रोडक्टिव कामों में। लेकिन अब जो मामला बिगड़ गया है उसको सुधारने के लिए फिर पैसा लगाना पड़ता है। तो नेचुरल डिजास्टर जब भी आते हैं उस कंट्री की करेंसी के लिए या उस कंट्री की इकोनॉमी के लिए खराब होता है। उसके बाद आता है वॉर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट, अगर मुझे नहीं पता आप में से यहाँ पे कितने कॉमर्स के या इकोनॉमी के स्टूडेंट है या जो फाइनेंशियल सेक्टर्स में इंटरेस्ट लेते होंगे, लेकिन लास्ट 3 साल जो आप कह रहे हैं ना, 2022, 23 और 24, ये अगर 3 साल देखो तो बहुत खराब निकले हैं पूरी दुनिया के लिए। ठीक है। स्पेशली इंडिया के लिए तो ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए बहुत खराब रहे, क्योंकि 2022 में रशिया यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी। अब रशिया यूक्रेन की जो जंग शुरू हुई उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है कहाँ है। अब देखिए आपको कितना पता है कितना नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं, रशिया जो है वो यूरोप को सबसे ज्यादा जो चीज देता था, एक्सपोर्ट करता था, वो दो थी। एक था नेचुरल गैस और दूसरा था क्रूड ऑयल। ठीक है। और उसी तरीके से यूरोप को अगर मान लीजिए अन्न जो खाने का हम कह सकते हैं गेहूं वगैरह है वो देता था यूक्रेन। अब दोनों आ गए युद्ध में। ठीक है। दोनों आ गए युद्ध में तो ऑब्वियसली जब युद्ध होता है किसी भी दो कंट्रीज के बीच में तो वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसी चीज हो ही नहीं सकती है। तो इस कारण से क्या हुआ कि यूरोप को अपनी जो एनर्जी की जरूरत थी, जैसे नेचुरल गैस की और
क्रूड ऑयल की, वो कहीं और से पूरी करनी पड़ी। अब कहीं और से पूरी करनी पड़ी तो ऑब्वियसली उसका खर्चा ज्यादा होगा, क्योंकि रशिया ने तो पाइपलाइन के जरिए यूरोप तक अपना नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल भेजा था, जो कि सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर दूसरी कंट्री से आप लोगे तो ये सब चीजें करने में सालों लग जाएंगे, तो वहां पर उसको बहुत प्रॉब्लम हुई। तो यूरोप की इकोनॉमी, अगर आप में से किसी ने पेपर वेपर पढ़ा हो या कहीं न्यूज वगैरह में देखा हो, तो आपको पता होगा कि यूरोप की इकोनॉमी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इन सब चीजों का। अब क्यों हुआ? अब देखिए, ये अगर वॉर आप पहले से देखते हो और फॉरेक्स मार्केट में होते तो आपको पता लग जाता कि हाँ यार ये ऐसा हो रहा है, तो अभी यूरोप की करेंसी नीचे जाएगी। ठीक है, तो उसका बेनिफिट यहाँ मिलता है। यही वॉर के कारण सारी चीजें खराब होती है। अब यूरोप में महंगाई बढ़ गई क्योंकि पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, वहां पे यूरोप की करेंसी गिर गई। तो यूरोप आज भी, उस वॉर को लगभग 2 साल पूरे हो गए हैं, अभी भी चली रही है, अभी भी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन अभी भी यूरोप के अंदर प्रॉब्लम आज भी है। यूरोप की इकोनॉमी आज भी उतनी ही गर्त में है, उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। ठीक है, तो वॉर जो होते हैं ना, वो डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। अभी सेकेंड एग्जांपल आप देख लो, जो अभी चल रहा है इसराइल और गाजा में। ठीक है, इसराइल और हमास के बीच में जो चल रहा है वो क्या है? वो भी यही है। अब जैसे ही इसराइल में युद्ध की घोषणा हुई थी, तो क्या हुआ था? इसराइल का स्टॉक मार्केट तुरंत गिर गया था। क्यों? क्योंकि इसराइल में जो स्टॉक मार्केट में पैसा डाला था वो निकल गया, और उसके बाद वो पैसा कहाँ गया? वो गया गोल्ड में। क्योंकि गोल्ड को हमेशा सेफ हेवन माना जाता है। मतलब कि कभी भी ऐसी कोई भी परिस्थिति आए, जो युद्ध जैसी या डिजास्टर जैसी पैनिक सिचुएशन जब भी होती है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा मार्केट और इकोनॉमी से निकाल के डालते हैं सीधा गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड सेफ हेवन माना जाता है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो आप देख रहे हो गोल्ड ने नए नए रिकॉर्ड बनाए। आप में से अगर कई लोग मान लीजिए शायद न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, तो उनमें पता लगा होगा आपको, या कहीं पढ़ा होगा आपने, तो आपको आइडिया लगा होगा कि गोल्ड ने नए नए रिकॉर्ड बनाए प्राइस के ऊपर। फॉरेक्स मार्केट में भी उसने अपना पुराना जो हाई था वो तोड़ दिया है, और आज भी गोल्ड देखो तो हाई है काफी। ठीक है? तो ये वॉर के इफेक्ट होते हैं। डायरेक्ट वो इफेक्ट हो ना हो, पर इनडायरेक्ट इफेक्ट भी बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा है पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड प्रोटेस्ट। देखिए, किसी भी कंट्री के अंदर अगर सरकार आती है और 5 साल बराबर टिकती है और अपनी पॉलिसी को लागू करती है, फिर दूसरी सरकार आती है, फिर वो 5 साल टिकती है, तो ठीक है। लेकिन सरकार आ रही है, साल 2 साल 3 साल बाद फिर कोई और आ गया, कभी सैनिक सेना ने तख्ता पलट कर दिया। हमारे पड़ोसी की हालत देख लो, पाकिस्तान की। वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि वहाँ इलेक्शन कभी ढंग से नहीं होता। वहाँ सेना जो है वो एक तरीके से सरकार कठपुतली की तरह चलाती है। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो प्रॉब्लम करती है, वो प्रॉब्लम करती है। तो कोई भी कंट्री की इकोनॉमी जो होगी ना, उसको इन सब चीजों में ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। अगर सरकार सही से काम कर रही है तो वो कंट्री भी आगे बढ़ती है। उसके बाद आता है अपकमिंग इलेक्शंस। देखिए, चुनाव जो होते हैं वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट बदलेगी तो सारी चीजें बदलती है। गवर्नमेंट सेम रहती है तो पुरानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज और जो उसके प्रोजेक्ट है वो और ज्यादा स्पीड में काम करते हैं। और ये हर जगह होता है। ये इंडिया में नहीं, ये पाकिस्तान में नहीं, ये चाइना में नहीं, ये यूएस में नहीं, ये हर कंट्री में होता है। हर कंट्री में ये चीज चलती है। अभी इंडिया में अभी चुनाव हुए 2 महीना पहले। अभी चुनाव में मान लीजिए मोदी गवर्नमेंट नहीं आती, कोई और गवर्नमेंट आ जाती, तो क्या होता? तो फिर ये होता है कि जिन जिन इन्वेस्टर्स, जो बाहर के इन्वेस्टर्स है, जिन्होंने पैसा डाला था मोदी की पॉलिसी को देखकर, वो पैसा निकाल लेते। फॉरेन रिलेशन हो सकता है कि कांग्रेस की या कोई और गवर्नमेंट आती तो किसी और कंट्री के साथ अलग रिलेशन रखती, दूसरी कंट्री के साथ अलग रिलेशन रखती। जो मोदी गवर्नमेंट करती है उससे कुछ अलग हो सकता था। तो देखिए, इलेक्शन जैसे ही आता है ना, तो उस कंट्री की पूरी इकोनॉमी या उसकी पॉलिसी में पूरा चेंजेस आता है। इस कारण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इलेक्शन। और इस साल नवंबर में यूएस में इलेक्शन है, तो आप सोच लो डॉलर में कितनी उठापटक होगी। ठीक है, इस साल नवंबर में यूएस में इलेक्शन है, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। तो उठापटक इस साल भी होगी। इसलिए ये सारी चीजें भी इकोनॉमिक कैलेंडर में आपको नहीं दिखेगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज आती रहती है, वहां पर सारी चीजें चलती रहती है। तो ये सारे जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट जो है वो आपको सीधे देखने को मिलेंगे मार्केट में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट डिसीजन मैंने बता दिया। उसके बाद एक आता है नॉन फॉर्म पेरोल डेटा, जो कि केवल यूएस का होता है, ध्यान रखना।
अभी तक ये जो डेटा मैंने आपको बताए थे ये सभी कंट्री के आते हैं, लेकिन नॉन फॉर्म पेरोल डेटा जो है वो केवल यूएस का आता है। ये डेटा में ये बताया जाता है कि एक महीने के अंदर कितने लोगों को जॉब्स दी गई एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ के। यानी प्राइवेट सेक्टर, मान लो कि प्राइवेट सेक्टर में कितने लोगों को लास्ट मंथ नौकरियां मिली। तो ये एक तरीके का बहुत अच्छा डेटा है। मतलब अगर ज्यादा लोगों को नौकरियां देते हैं या मिलती है तो पॉजिटिव होता है यूएस डॉलर के लिए, और अगर कम लोगों को मिलती है तो नेगेटिव होता है यूएस डॉलर के लिए। तो इसीलिए ये डेटा ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल यूएस का आता है और किसी का नहीं आता है। ठीक है, बाकी डेटा मैंने आपको बताई दिया। मैं आपको अभी बताता हूँ कि आप ये इकोनॉमिक कैलेंडर कहाँ देखेंगे, कैसे देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, मैंने चैट बॉक्स में इस वेबसाइट का नाम डाल दिया है www.fxstreet.com। ये वेबसाइट भी है, इसका ऐप भी आता है, आप चाहें तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप खोलेंगे आपको यहाँ पे ऊपर सारी चीजें मिल जाएंगी, और इकोनॉमिक कैलेंडर पे आप जाएंगे, वहां पे क्लिक करेंगे तो इकोनॉमिक कैलेंडर खुल जाएगा, जो इस तरीके से होगा, जो आपके सामने मैं बता देता हूँ। ये इकोनॉमिक कैलेंडर है। अब इस इकोनॉमिक कैलेंडर में करना क्या है, सबसे पहला काम ये जो यहाँ पे टाइम दिख रहा है आपको, इस टाइम पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पे जो टाइम दिख रहे हैं नीचे जाते रहिए जाते रहिए। GMT+5:30 आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, GMT+5:30 पे आप जाएंगे, यहाँ पे दिखेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उस पर क्लिक कर दें। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ जितने भी टाइमिंग्स होंगे ना, वो सारे इंडियन टाइम के हिसाब से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम कर ले। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इकोनॉमिक कैलेंडर कैसे देखा जाता है और उसमें क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि कैसे क्या चीजें देखी जाती है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको डेटा बताता हूँ कि जैसे ये एक डेटा है, केवल एग्जांपल देख रहा हूँ। ये आएगा रात को 2 बजे। ठीक है, किसका डेटा है, तो यहाँ पे देखिए पास में फ्लैग बना हुआ है, जैसे ही आप कर्सर ले जाएंगे वो बता देगा यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा है। फ्लैग के बाद में उस जिस कंट्री का डेटा हो उस कंट्री का यहाँ पे आपको सिंबल मिल जाएगा। जैसे यूएस डॉलर का है तो यूएसडी यहाँ लिखा हुआ है। क्या है, तो वीकली क्रूड ऑयल का स्टॉक ये आएगा, कि वीकली क्रूड ऑयल का स्टॉक कितना बचा है कितना नहीं, वो आएगा। लेकिन अपने को इन चीजों पे ध्यान नहीं देना, मैं केवल आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जो डेटा खास है वो मैंने आपको भी लिस्ट में पढ़ा दिए हैं, वही डेटा खास है। बाकी डेटा तो बहुत सारे आएंगे, इन सब पे हमको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, केवल एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ क्या आएगा। तो ये जून का डेटा आपको बता रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के नीचे आप देख रहे हो अलग अलग कलर्स है, कोई येलो कलर में है, कोई ऑरेंज कलर में है, कोई रेड कलर में है। ठीक है, अब ये क्या चीज है, देखिए मैंने आपको बताया था कि इम्पैक्ट होते हैं, मतलब हर डेटा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसी पे ध्यान देना है। तो देखिए येलो कलर मतलब लो इम्पैक्ट डेटा, जिसका इम्पैक्ट लो होगा। जैसे ये वाला अभी जो मैं आपको बताया था, इसका इम्पैक्ट लो है, मतलब कोई ज्यादा मूवमेंट मार्केट में नहीं आएगा, जब ये डेटा मार्केट में आएगा तब। ठीक है, तो ये ज्यादा इम्पैक्ट वाला नहीं है। इसके अलावा है ऑरेंज कलर, जो कि है मॉडरेट इम्पैक्ट यानी मीडियम, कि ठीक है आ सकता है, 40 पिप्स का मूवमेंट अप्रोक्सीमेटली आ सकता है, उससे ज्यादा आने के चांसेस कम है। और तीसरा होता है रेड कलर का। रेड कलर मतलब कि बिल्कुल हाई इम्पैक्ट डेटा, कि जब ये मार्केट में आएगा तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, 40-60 पीप से लेकर 110-150 पीप तक का भी मूवमेंट हो सकता है। तो वो आएगा आपका रेड कलर में। तो जितने भी रेड कलर वाले डेटा है वो ध्यान में दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, कल सुबह यानी वेडनेसडे है, कल कल सुबह 7 बजे डेटा आएगा किसका, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। क्या डेटा है, तो देखिए मैंने अभी बताया था, मंथली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी इन्फ्लेशन, महंगाई का डेटा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है, ये है YOY मतलब ईयर ऑन ईयर का डेटा है, जो कि लास्ट मई मई को बताएगा ये, क्योंकि अभी जून चल रहा है तो प्रीवियस मंथ का डेटा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लिया रेड, मतलब हाई इम्पैक्ट है। अब इसको देखेंगे कैसे और इस पे काम कैसे करेंगे, मैं वो थोड़ा प्रैक्टिकल आपको बता देता हूँ।
देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ पे प्रीवियस, ये बताता है पिछले मंथ कितना था, तो 3.6 डेटा आया था कि महंगाई कितनी थी, तो 3.6% महंगाई दर वहां पे थी। ठीक है। उसके बाद सेकंड में आप देखेंगे तो वो होता है कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब ये है प्रिडिक्शन कि क्या हो सकता है। ठीक है। क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे दिख रहा है 3.8, यानी ये बोल रहा है कि पिछले महीने के मुकाबले इस महीने महंगाई बढ़ सकती है। ठीक है, एक तरह से वो, तो कंसेंसस केवल ध्यान में रखना है। और जब ये 7 बजे कल डेटा आएगा तब आएगा एक्चुअल, 7 बजे ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिक्स 7 बजे। तो 7 बजे जैसे ये डेटा यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, तब आपको देखना है कि ये डेटा क्या आता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, अगर 3.8 से अगर डेटा यहाँ पे आता है 3.6 जो पिछले महीने है, तो वो वाला ही मान लीजिए, तो ये पॉजिटिव फॉर ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर पॉजिटिव कैसे है, पिछले महीने भी 3.6 था, इस महीने भी 3.6 है, तो महंगाई तो कम हुई नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी इस तरह की एनालिसिस करते हैं ना, तो हमें कंसेंसस से इसको कंपेयर करना पड़ता है। कंसेंसस जो है यानी प्रिडिक्शन जो है वो 3.8 है, लेकिन 3.8 से अगर 3.6 आया तो बेटर देन फोरकास्ट, यानी फोरकास्ट जो किया था उससे अच्छा डेटा आया। अगर 3.8 से 3.9 आ गया तो ये नेगेटिव होगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए। तो 3.9 अगर आ गया तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर गिरेगा और उसको कहा जाएगा वर्स देन फोरकास्ट, यानी फोरकास्ट जो किया था उससे भी खराब डेटा आया है। ठीक है। तो अब इसको काम में कैसे लेंगे मैं वो भी बताता हूँ। देखिए सुबह 7 बजे, ये तो मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ऐसे और भी डेटा हो सकते हैं। सुबह 7 बजे आप एयूडी यूएसडी पेयर को खोल दो। एयूडी यूएसडी पेयर जैसे ही यहाँ पे आपको दिखे, अगर 3.8 से यहाँ पे आ गया 3.6, तो मतलब पॉजिटिव फॉर ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहलाएगा ये। तो एयूडी यूएसडी हम बाय कर लेंगे। ठीक है। तो जैसे ही ये डेटा आएगा उसका इम्पैक्ट हमको वहां पे दिखेगा। और उसी की जगह अगर मान लीजिए 3.8 की जगह 3.9 आ गया, तो दैट मीन्स कि नेगेटिव फॉर ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेल कर देंगे एयूडी यूएसडी पेयर को। ठीक है। तो इस तरीके से ये देखा जाता है। मैं आपको और भी डेटा बताता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है और जो हमने देखे हैं। देखिए वो सर्वे में बता रहा था ना, बिजनेस क्लाइमेट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और इकोनॉमिक सेंटिमेंटर, ये सारे यहाँ पे हैं। ठीक है। और ये ध्यान रखना है यहाँ पे यूरो 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 सब में लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ओरिजिनल यूरो जो है वो ब्लू कलर का झंडा है जिसको यूरो जोन कहा जाता है। ऐसी कंट्रीज जिन जिन कंट्रीज ने यूरो जोन पे अपनी सदस्यता दी है, वो कंट्रीज का ग्रुप है वो यूरो कहलाता है। ये जो है ये इटली का है। ठीक है, लेकिन गिना यूरो में ही जाता है, लेकिन इसको हम उतना ज्यादा वेटेज नहीं देते हैं। केवल ये ब्लू कलर का अगर झंडा दिखे तो वही यूरोपियन यूनियन कहलाता है। ठीक है। अब देख लीजिए, कल डेटा आने वाला है जीडीपी का, किसका, डॉलर का, शाम को 6 बजे। ये देखिए जीडीपी का डेटा आने वाला है। 1.3 प्रीवियस था, इस बार भी बोल रहे हैं 1.3 आएगा। अगर 1.3 से 1.4 आ जाता है तो गुड फॉर डॉलर, पॉजिटिव फॉर डॉलर, गोल्ड गिरेगा, डॉलर ऊपर जाएगा। अगर 1.3 की जगह अगर ये आ जाता है 1.2 तो डॉलर के लिए नेगेटिव है, गोल्ड ऊपर जाएगा, डॉलर नीचे जाएगा। मतलब यूरो यूएसडी पेयर को बाय करो, जीबीपी यूएसडी पेयर को बाय करो, यूएसडी जेपीवाई पेयर को सेल करो। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी रहेगी। ये जीडीपी का डेटा यहाँ पे आपको दिखाया है और ये एवरी वीक आता है। आप चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से पूरे वीक का भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप डाल दीजिए दिस वीक, यानी ये पूरे वीक का आपको बताएगा। ठीक है, मंडे का डेटा चला गया, ट्यूसडे लगभग अब जा चुका है, वेडनेसडे को देखो कोई बड़ा डेटा नहीं है, थर्सडे को कोई बड़ा डेटा नहीं है उतना। थर्सडे को शाम को है जीडीपी यूएस का, तो वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए टोक्यो मतलब जापान का, जापान का भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आने वाला है। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसमें आ रहा है। इसके अलावा देखिए यूके का जीडीपी आने वाला है, यूके का जीबीपी का, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो सारे डेटा जो मैंने बताया ना आपको, वो सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे।
ये यूएसडी का भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आने वाला है, रेड कलर में आप जो देख रहे हो, देखिए सारे डेटा। और जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरीके से ही आपको देखना है। फिर वही वाली बात कि देखिए मेन चीज जो है ना, डेटा आपने देख लिया, कैलेंडर देखना आ गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा को समझना। अगर आपको डेटा समझ में नहीं आएगा तो सारी चीज खराब है। तो इसीलिए डेटा समझने के लिए आपको क्या करना है, डेटा समझने के लिए आपको ये करना है कि वो डेटा पर्टिकुलर है क्या। जैसे जीडीपी है, तो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जीडीपी आपको पता है कि हाँ ये कंट्री का एक तरीके से ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर मान लो बढ़ता है तो पूरी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा डॉलर के लिए भी, मतलब उस कंट्री की करेंसी के लिए। और नेगेटिव है तो उस कंट्री की करेंसी के लिए भी वो नेगेटिव कहलाएगा। तो ये पता आपको होना चाहिए कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा तो उसका कंट्री की करेंसी पे क्या इफेक्ट होगा। अगर यही पता नहीं होगा तो आप उसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको जो सबसे पहले ये चीज बताई थी, ये सारे डेटा जो आपको बताए थे, वो इसीलिए बताए थे कि आप इन डेटा को समझ जाओ कि ये डेटा होते क्या। ये जितने भी डेटा थे ये मैंने आपको इसीलिए डिटेल में बताया कि आपको पता चले और इससे कनेक्ट करो कि आप कैसे ये काम कर सकते हो। तो फंडामेंटल एनालिसिस जिसको आ जाती है ना, मान के चलो मार्केट को वो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझता है। टेक्निकल एनालिसिस देखिए, आप खुद मुझे बताइए कि किसी कंट्री की करेंसी क्या चार्ट और उसके ऊपर चलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं चलती। किसी कंट्री की करेंसी उस कंट्री के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। तो कंट्री ग्रो करेगी तो करेंसी ग्रो करेगी, और कंट्री अगर मान लो ग्रो नहीं कर रही है तो करेंसी भी ग्रो नहीं करेगी। तो चार्ट और वो अपनी जगह वो एक डिफरेंट एनालिसिस है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस फैक्ट और फिगर्स पे है। जो आपको दिख रहा है वो आपके सामने है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे मार्केट ज्यादा रिएक्ट करता है, और मार्केट को समझने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का आना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो देखिए आज हमने जो टॉपिक देखा उसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे डेटा हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया कि ये डेटा आप कहाँ देखोगे, कैसे देखोगे और किस तरीके से करोगे। ठीक है। अब आप लोगों से आपका जो होमवर्क समझ लो तो भी, या प्रैक्टिस समझ लो तो भी, वो ये है कि इस इकोनॉमिक कैलेंडर को आप रोज देखना चालू करो। और जब इकोनॉमिक कैलेंडर में कोई डेटा आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ये हाई इम्पैक्ट का डेटा आ रहा है, तो उस डेटा, वो डेटा जब भी आता है ना, तो सबसे पहले तो मार्केट ओपन करो आप। आपको तुरंत पता लग जाएगा कि जैसे ही डेटा आया अचानक से मार्केट तेज चलने लगा, तो पहले तो उस चीज को आप ग्रैब करो कि क्या वाकई वो तेज चल रहा है या नहीं चल रहा है। फिर उसके हिसाब से आप बाय या सेल लगाओ, और डेमो पे लगाओ, ताकि नुकसान हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो आप कितना समझे कितना नहीं समझे वो आपको पता लगेगा। और पहले ही कह दूं, जिन लोगों ने कॉमर्स नहीं पढ़ी या जिन लोगों का इकोनॉमी सब्जेक्ट नहीं है उनको ये आज का सेशन थोड़ा सा टफ लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी जो बात है वो प्योर कमर्शियल टर्म्स वाली बात है। तो इसीलिए कहता हूँ एक बार इस सेशन को वापस से आप जरूर सुने। इस सेशन को एक बार रिकॉर्डिंग जैसे ही हो जाएगी उसके बाद इसको जरूर सुने, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है समझना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ ये मैं गारंटी देता हूँ कि एक बार आपने इसको समझ लिया ना तरीके से, मान के चलिए कि आप लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत बढ़िया बेनिफिट आपको ये आज का सेशन देगा। ठीक है। चलिए तो सेशन को आज इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके चैट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज के सेशन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो मुझे पूछ सकते हैं। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।